दोस्तों, आज गुड फ्राइडे है। हमारे इस देश में ये एक नेशनल हॉलिडे है, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी देशों में ये नेशनल हॉलिडे है। यानी गुड फ्राइडे को इंटरनेशनल हॉलिडे भी हम कह सकते हैं। ये दिन सभी क्रिश्चियन भाइयों के लिए, उन सबकी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा दिन है। लेकिन इस दिन को, गुड फ्राइडे को हम सेलिब्रेट नहीं करते, इसका उत्सव नहीं मनाते। तो इस दिन प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं। दोस्तों, इस दिन प्रभु यीशु ने दुनिया के लिए, लोगों के लिए अनंत यातना सहन की, बहुत दुख सहन किए, तकलीफों का सामना किया। लेकिन इतना करने के बाद भी वो लोग जिन्होंने इतना दर्द, इतनी तकलीफें उनको दी, उनके बारे में जरा भी उन्होंने बुरा सोचा तक नहीं। यहां तक उन्होंने ईश्वर को कहा कि हे ईश्वर, इनको क्षमा कर देना, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। और इसीलिए वो प्रभु यीशु, जिन्होंने इतना सब कुछ सहन करके भी लोगों के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, उनको बेहतर करने के लिए इतना सब कुछ किया, तो हम उन्हें पूछते हैं। वो हमारे लिए भगवान है। लेकिन यही चरित्र ऑलमोस्ट हर रिलीजन में, हर धर्मों में, प्रभु श्री राम हो, मोहम्मद पैगंबर जी हो, इनकी अगर जीवन चरित्र हम देखेंगे, इनकी जीवन यात्रा हम देखेंगे, तो हम सोच भी नहीं सकते इतना अनंत दुखों का उन्होंने सामना किया, इतनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया लोगों के लिए, समाज के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए। और इसीलिए हम उन्हें सबको पूछते हैं। लेकिन हमारा ये जो देश है, हमारा देश है संतों का, हमारा देश है समाज सुधारों का, सोशल रिफॉर्म्स का। हमारे देश में कई ऐसे लोग हो गए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया अच्छी चीजों के लिए, कुछ ऐसी चीज के लिए जो वो करना चाहते थे, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के भविष्य के लिए, कुछ ऐसी चीजें जो वो बदलना चाहते थे, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं बदल रहे। अभी ये काम करने के लिए जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उनको कोई निजी फायदा इसमें नहीं था, ना उनके खुद के लिए था, ना उनके परिवार के लिए था, ना उनका कुछ गौरव होने वाला था कि जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, कोई पुरस्कार मिलने वाला था जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने इसलिए किया, इस सोच के लिए किया कि किसी ना किसी ने तो ये करना चाहिए। अगर समाज में ये चैलेंज है, समाज में ये गलत हो रहा है, तो कोई ना कोई आना चाहिए, किसी ने तो ये काम करना चाहिए। और कभी कभी वो पर्पस इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो किसी भी चीज को, फिर वो कोई मायने नहीं रहता, और पूरी अपनी जिंदगी उस पर्पस के लिए, उस चीज के लिए वो समर्पित करते हैं। और यही कारण है कि सैकड़ों वर्षों, सालों के बाद भी हम उनको पूछते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं, और उनसे हमेशा इंस्पायर होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट एक समाज सुधारक के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। उनका नाम है सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। दोस्तों, आज जेंडर इक्वालिटी यानी स्त्री पुरुष समानता के बारे में पूरी दुनिया उसके पीछे है, उसका महत्व पूरी दुनिया जानती है। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन ने जो 17 सस्टेनेबल गोल्स पूरी दुनिया के सामने रखे हैं, हर देश को कहा है कि आपको इस 17 सस्टेनेबल गोल के लिए काम करना है, ताकि मिलके हम दुनिया को बेहतर करेंगे। उस 17 सस्टेनेबल गोल्स में अहम है, महत्वपूर्ण है स्त्री पुरुष समानता, जेंडर इक्वालिटी। लेकिन ये तो 2015 के बाद 2030 तक जो उन्होंने प्लान किया है, एक्शन प्लान, उसके लिए है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया के लिए प्लान बनाना जब चालू किया 2000 में, 2000 से लेकर 2015 तक उन्होंने पहले मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स दुनिया के सामने रखे कि हम दुनिया को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये काम करना होगा। 8 लक्ष्य थे, 8 गोल्स थे, और उस 8 लक्ष्य में ही महत्वपूर्ण था, एक था जेंडर इक्वालिटी, स्त्री पुरुष समानता। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इस दुनिया को अगर इसका सर्वांगीण विकास करना है, बेहतर उसको करना है, तो कंपलसरी है कि महिलाएं अपना योगदान दें, कंट्रीब्यूशन दें। इनफैक्ट महिलाओं का योगदान बहुत बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट होता है। आज भी हमारे सोसाइटीज में, हमारे समाज में, जहां जहां ऐसे समाज है, ऐसे सोसाइटीज है कि जो मैट्रियार्कियल यानी स्त्री प्रधान संस्कृति है, आज पुरुष प्रधान संस्कृति और स्त्री प्रधान संस्कृति है। हम हमेशा अपने पिताजी का नाम लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समाज है कि जो स्त्री प्रधान है, और आप हमेशा देखो कि वो स्त्री प्रधान जो समाज है वो हमेशा आपको बेहतर, डेवलप्ड, प्रोग्रेस ऐसे नजर आएंगे। इनफैक्ट भारत की भी ये सभ्यता रही है। भारत में भी अगर आप देखेंगे कि हम हमेशा कहते हैं कि भारत ने हर विषय में दुनिया का नेतृत्व किया है। प्राचीन भारत जो पूरी दुनिया के लिए
ये नेतृत्व कर रहा था, उस टाइम भी अगर आप देखेंगे, यानी महाभारत के टाइम में भी अगर आप देखोगे तो वहां कौंतेय, राधेय ऐसे नाम है अर्जुन के, कर्ण के, यानी वो अपनी मां के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इतना जरूरी है किसी भी समाज में महिलाओं का स्थान, और इसलिए जरूरी है जेंडर इक्वेलिटी, इसलिए जरूरी है कि महिलाओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए, उनको उनका उचित अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। देखिए बाद में एक ऐसा समय था कि जिस समय में, जिस टाइम में महिलाओं का इक्वालिटी तो समानता तो छोड़िए, लेकिन उनका पढ़ाई करना, शिक्षा लेना भी वर्जित था। अगर वो पढ़ाई करते, अगर वो शिक्षा लेते तो वो समाज, अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए गलत माना जाता था। और ऐसे समय में इन दोनों ने जो काम किया, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने जो काम किया, उन्होंने नींव तैयार की, और उसके वजह से आज हमारे देश में गर्ल्स एजुकेशन या महिलाओं का जो शिक्षा है, उनकी नींव इन दोनों ने रखी। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई महात्मा ज्योतिराव फुले, इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले से। महात्मा ज्योतिराव फुले हमारे देश के इतने महान समाज सुधारक हैं कि हमारे देश में जितने भी समाज सुधारक हो गए हैं, उनके स्थान में अगर इनका स्थान हम देखेंगे तो बहुत ही ऊपर ऐसा इनका स्थान है। इतना कंट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्टर में उन्होंने किया है। तो उनकी धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले। जब ब्याह होने के बाद, उन्होंने घर में लाने के बाद, उन्होंने उनको पढ़ाया, उनको शिक्षा दी, लिखाया, पढ़ा, और वो फिर मराठी, अंग्रेजी पढ़ने लगे। उसके बाद वो स्कूल में जाके उन्होंने एग्जाम भी उन्होंने करवाई। लेकिन इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से पता था कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये शिक्षा कितना जरूरी है, क्योंकि इनका एक ही प्रिंसिपल था कि पुरुष अगर कोई सीखता है, शिक्षा लेता है, तो वो खुद के लिए सीखता है, लेकिन महिला अगर कोई शिक्षा लेती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो इसलिए उन्होंने ठानी कि हमारे समाज में ये जो चीज है उसको बदलना चाहिए, और इसी मिशन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत करें। दोस्तों लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ये अकेली थी और इनको कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे चैलेंजेस थे, लेकिन इनके साथ कंधे से कंधा रहकर अगर कोई खड़ी थी तो वो फातिमा शेख थी। महात्मा ज्योतिराव फुले के फ्रेंड थे उस्मान शेख, उनकी बहन जो भी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने इस मिशन में सावित्रीबाई फुले का साथ दिया। और हर वो चीज की, जब भी सावित्रीबाई फुले किसी काम के लिए दूसरी जगह जाती थी तो स्कूल को पढ़ाना, लिखाना, सब कुछ करना, घरों में जाना, ये दोनों घर में जाते थे, लोगों को बताते थे, परिवार को बताते थे, समझाते थे कि किस तरह से महिलाओं का एजुकेशन, लड़कियों के लिए एजुकेशन जरूरी है। और इनको अनगिनत ऐसे दुखों का सामना करना होता था। यानी हम बिलीव नहीं कर सकते कि जब भी ये बाहर निकलते तो लोग तो गलत बात करते ही थे, गालियां देते थे, लेकिन इसके साथ महिलाओं के ऊपर वो कीचड़, गोबर ऐसा डालते थे। यानी इतनी कठिन परिस्थिति में, यानी आज हमारे ऐसी परिस्थिति कि हमें थोड़ा सा कुछ, अगर किसी ने गलत बोल दिया, ऐसा कुछ सहा हमने, तो हमें लगता है नहीं ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम इनकी एक्चुअली स्टोरी देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे इस चीज को, तो आपको पता चलेगा कि कितनी पैशनेटली होती है और इन दुखों को बिल्कुल वो नजरअंदाज करते हैं। इनफैक्ट ये था कि सावित्रीबाई फुले जब भी से निकलती तो उनके थैली में एक साड़ी होती थी, यानी जो जब तक वो स्कूल में पहुंचती थी तब उनकी साड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती, तो फिर से वो साड़ी को बदल के वो बच्चों को, लड़कियों को सिखाती थी। तो ये ग्रेट पैशन होता है, और ये ग्रेट पैशन इन दोनों ने किया। दोस्तों ये बात तो यहां तक बढ़ गई थी कि पूरे समाज ने इनको पूरी तरह से बहिष्कृत किया। यानी उनके खुद का समाज, उनकी जिस जाति से वो थे, अपर जाति, बाकी के सभी समाज ने इनको बहिष्कृत किया। इतना ज्यादा प्रेशर उन्होंने घर के आजू बाजू के लोगों ने घर के ऊपर डाला कि महात्मा फुले, उनके पिताजी, उन्होंने अपने लड़के को और अपने महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी वाइफ दोनों को घर से निकाल दिया, और इन्होंने घर छोड़ा लेकिन अपना पैशन, अपना मिशन नहीं छोड़ा, और वो घर से निकल गए इस मिशन के लिए। और बाद में फिर उनके जो दोस्त थे उस्मान शेख, उन्होंने अपनी जगह दे दी और उसमें फिर से उन्होंने स्कूल की शुरुआत की, महिलाओं के लिए स्कूल की शुरुआत। तो दोस्तों कितनी कठिन परिस्थिति से ये सब जाते, क्यों करते हैं ये? क्यों ये सभी लोग, ये सभी समाज सुधारक है जिनको हम पूछते हैं, जिनको वंदन करते हैं, ये भगवान के रूप में हम जिनको पूछते हैं, वो इतना पेन, इतनी तकलीफ है, इतना दर्द क्यों सहन करते हैं? तो सहन करते हैं क्योंकि बहुत जरूरी होता है।
बहुत जरूरी है समाज को बदलना, या वो जो गलत चीज हो रहा है उसको बदलना, भले ही, और इसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, लेकिन उनको पता होता है कि उनके इस प्रोफेशन की वजह से, उनके इस काम की वजह से कितना बहुत बदलाव आने वाले दिनों में होने वाला है, होता है। और हम देखते हैं ये लोग अगर नहीं होते तो क्या होता, और इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने काम से कितनी कितनी किस और अपने देश को लेके गए। इनफैक्ट हमारे यहाँ अभी इस हफ्ते हमने शहीद दिन मनाया, 23 मार्च को हम शहीद दिन मनाते हैं। अभी शहीद दिन में हमने राजगुरु जी, भगत सिंह जी और सुखदेव जी, इनको फांसी दी गई। अभी कितनी उम्र थी राजगुरु की, उनकी उम्र देखेंगे तो 22 साल, भगत सिंह जी की 23 साल और सुखदेव जी की 23 साल। अभी इस उम्र में आजकल के जो नौजवान हैं वो क्या सोचते हैं, या नॉर्मली जो नेचुरली है वो फैमिली के बारे में, करियर के बारे में, जिंदगी के बारे में सोचते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी का, पूरे जीवन का समर्पण इन लोगों ने दिया, देश के लिए दिया। और सिर्फ दिया नहीं, लाखों लोगों को प्रेरित किया, लाखों लोगों को प्रेरित किया, जिसकी वजह से हमें आजादी मिली। और आज उससे वहां तक नहीं है, आज भी हर साल हमेशा ये हमें प्रेरित करते हैं, हमेशा हर दिन प्रेरित करते हैं। तो ये लोग जो है वो उस महान चीज के लिए, उस एक मकसद के लिए, उस अच्छे मकसद के लिए वो पूरी जिंदगी न्योछावर करते हैं, पूरा दुख दर्द सहन करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है समाज के लिए, दुनिया हमेशा उनको याद करती है। दोस्तों, और ऐसी फिलॉसफी हमारी भी है। हमारी भी जो फिलॉसफी है ना, हमारी सोच ऐसी है कि हमें भी लगता है कि हम कंट्रीब्यूट करें। आज भले ही बिजनेस कर रहे हैं हम लोग सभी हमारे परिवार में, लेकिन इस बिजनेस का भी जो उद्देश्य है वो आपको हम सबको पता है। इस बिजनेस का उद्देश्य है कि तो बिजनेस हम कर ही इसलिए है कि हमें इस धरती माँ को बचाना है, इसका ख्याल रखना है। पहले तो ये पर्पस है, बाद में बिजनेस की शुरुआत। और जिस तरीके से हम ये बिजनेस कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने किसानों को, लोगों के लिए काम करें, आने वाले भविष्य के लिए काम करें, अपने देश के लिए काम करें, अपना देश जो बन सकता है, जो पोटेंशियल है, उसके लिए काम करें। और ये करने के लिए जो तरीका हमने अपनाया है वो तरीका बहुत ही अलग है। जिस तरह से लोग काम करते हैं, बाकी की कंपनियां काम करती हैं, वो बहुत अलग है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच ये है कि वो तरीके बदलने चाहिए, वो तरीके सही नहीं है। आज हम देखेंगे तो कोई भी स्टार्टअप, कोई भी छोटी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप आज शुरू होती है और पहला काम क्या करती है, एक बार उनके पास हाथ में एक बिजनेस मॉडल आया, एक बार उनको समझा कि नहीं ये सब बिजनेस हो सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं, एक बिजनेस मॉडल तैयार करने के बाद इमीडिएटली वो पैसे के पीछे, इक्विटी के पीछे जाते हैं, पैसे लेते हैं और पहले अपने आप को बेहतर करते हैं। अभी इसमें वो अपने आप को बेहतर करने के बाद फिर बिजनेस को जैसे हम बढ़ाते हैं, यानी जैसे जैसे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप ज्यादा पैसे लेते हैं, तो अल्टीमेटली पूरी कंपनी उनको दे जाते हैं जो 100% मालिक बनते हैं इन कंपनियों। और वो कौन होते हैं? वो कोई चाइनीज होता है, यूरोपियन होता है, अमेरिकन होता है, जापानीज होता है। इनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि ये कंपनी अपनी है, अपने देश की है, अपनी स्टार्टअप है, अभी इतनी बड़ी बन चुकी है, लेकिन ये जो व्यवस्था बनती है, अभी आज देखिए आप, ये कंपनियों के द्वारा जो व्यवस्था बनती है, वो व्यवस्था का काम क्या होता है? इस यहाँ के रिसोर्सेस का उपयोग करना, बिजनेस करना, पैसा कमाना, और वो पैसा कहां लेके जाना? उनके देश में। यानी एग्जैक्टली वो काम जो अंग्रेजों ने 150 सालों तक एब्सोल्युटली किया। 300 सालों तक यहाँ थे, लेकिन 150 साल तो पूरी दुनिया, पूरा देश उनके पूरे कंट्रोल में था। हम कॉलोनी करके काम कर रहे थे, और बस वही काम किया उन्होंने बस अपना यहां से निचोड़ कर पूरा प्रॉफिट वहां लेके गया। और सेम परिस्थिति आज है। और सिर्फ मैं बोल रहा ऐसे नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये राय कि ये जो स्टार्टअप है, नया तरीका है ये कॉलोनाइजिंग का, और इसलिए ये जो अमीर और गरीबी की जो विषमता है वो इतनी बढ़ रही है। और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये जो चीज है, ये जो तरीका है काम करने का, नहीं करना चाहिए। हमें लग रहा था कि ये हम जो भी व्यवस्था तैयार करेंगे, जो भी बिजनेस तैयार करेंगे, उसका काम हम हमेशा ये रहेगा, उसका उद्देश्य रहेगा कि हम अपने लोगों के लिए काम करें, अपने देश को बेहतर लगाने के लिए काम करें। और ये सब काम करने के पीछे जो भी लायबिलिटीज या जो भी चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं, तो बात ये नहीं है कि इन चैलेंजेस को हम पूरा करें, बात ये नहीं है कि हम इन चैलेंजेस को, ये जो लायबिलिटीज है, पहले इससे छुटकारा लें।
इसको छुटकारा ले और फिर अपना बाद में देखे कि कैसे बिजनेस होते हैं। पहले छुटकारा ले, हाथ में जो प्रोजेक्ट्स है वो करे और बाद में देखे कि कैसे आगे बढ़ता है। ये नहीं है ऐसा, हमारी सोच ही हमें अलाउ नहीं करती। हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी के साथ हमने ये सब कुछ शुरुआत की है, जिस जिम्मेदारी के साथ ये विजन मिशन हर तहसील में हमने शुरुआत की, उसकी जिम्मेदारी हम हर तहसील में उसको वो प्रोजेक्ट करना, जो जो विजन के साथ, जो विचार के साथ हम सभी लोग जुड़े हैं, ये बड़ा परिवार जो हमने बनाया है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना और उसके लिए काम करना, ये हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी। ये सिर्फ लायबिलिटीज आज की तारीख में पूरा कर, ये जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर तहसील का जो पोटेंशियल है कि एक सुजलाम सुफलाम राज्य हम बन सकते हैं। हमारे गांव में, हमारे तहसीलों में इतना रिसोर्स है, इतना बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं हम कि बहुत ज्यादा पैसे और संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। और हर व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कई गुना हम बढ़ा सकते हैं। ये जो हमारे देश का पोटेंशियल है उसको करना, ये हमारा विजन है और इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली और बस इसी के लिए काम करते। कभी भी किसी भी लेवल पे, किसी भी चैलेंजेस में, किसी भी परिस्थिति में हम अपनी सोच को कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकते। नहीं, आज सिर्फ अपने बारे में सोचिए या अपने पहले, ये सब सोच ही नहीं सकते हम लोग। और इसीलिए जब भी आप कोई चीज एक अच्छी तरह से करना चाहते हो, एक अच्छा मकसद है आपके पास और उस मकसद के लिए फिर आप दिन रात, और तकलीफें सिर्फ हमें नहीं, हमने देखा कि किसी भी कोई भी समाज सुधारक हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम पूछते हो, आप देखिए इन सभी लोग ऐसे मुश्किल राह से गुजरे हैं, उन्होंने सब ऐसे परेशानियों का सामना किया, तो ठीक है, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल। बट जब आप एक काम करते हो, आपका उद्देश्य, आपकी नीयत, आपकी सोच अच्छी होती है, आप दुनिया के लिए, लोगों के लिए, इस वातावरण के लिए भलाई करना चाहते हो और आपकी ये जो सोच है वो प्रकृति के सोच के साथ अगर है, उसके नियमों के साथ अगर है, तो ये प्रकृति हेल्प करती है आपको। ये सब काम करने में ये प्रकृति एक्चुअली मदद करती है आपको। इनफैक्ट इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी दुनिया में एक बहुत बड़ी बुक है जो बेस्ट सेलर है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है वो बुक, जिसका नाम है द सीक्रेट, और वो दुनिया के हर भाषा में इसका अनुवाद हुआ है और हिंदी में उसका अनुवाद है रहस्य। कौन सा रहस्य? किसके लिए रहस्य? रहस्य कि कैसे कोई लोग दुनिया में सफल बनते हैं, कैसे कोई लोग जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, कैसे कोई लोग जो सोचते हैं, जो सपना रखते हैं, उस सपने को पूरा करते हैं, कैसे करते हैं। इसके बारे में उन्होंने इस बुक में, इस पुस्तक में लिखा है और ये पुस्तक दुनिया भर में ऑलमोस्ट हर जगह पब्लिश है और हर देश में ये बेस्ट सेलर है। इसके ऊपर मूवी भी आई है कि लोग देखना चाहते हैं कि क्या रहस्य है, क्या वो सीक्रेट है कि जिसकी वजह से आप जो सपना देखते हो, अगर आपके मन में वो करते हो, कैसे कोई लोग यशस्वी होते हैं या सफल होते हैं, क्या रहस्य है। तो रहस्य क्या है? रहस्य यानी दिल से अगर आप सोचो, पैशनेटली आप इस काम को करो, शिद्दत के साथ अगर आप काम करो तो ये काम होता ही है। थॉट बिकम्स थिंग्स। आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। आप अगर बहुत दिल से, बहुत स्ट्रांगली इस चीज को सोचते हो, जो चीज दुनिया के लिए अच्छी है, जिसका उद्देश्य सही है, और आपकी ये जो सोच दुनिया की, ये प्रकृति की जो सोच है, प्रकृति की जो नियम है, उस नियम के साथ अलाइन करती है, तो ये प्रकृति खुद को रीअरेंज करती है, ये प्रकृति खुद को एडजस्ट करती है ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। और यही सीक्रेट है, तो बाकी दूसरा कोई भी सीक्रेट या रहस्य नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये सब डिपेंड है आपके ऊपर, आप कितने दिल से करना चाहते हो, ये आपको क्या लगता है कि कितने पैशनेट हो, कि किस हद तक जा सकते हो आप ये हासिल करने के लिए। बस अगर आप सही हो, अगर आप 100% पैशनेट और फोकस्ड हो, तो आपके ये विचार, ये लक्ष्य 100% होंगे। और ये 100% साइंस है, ये कोई फिलोसॉफी नहीं है, ये ऐसा कोई सिर्फ बोलने की बात नहीं है, एक्चुअली 100% साइंस है। अभी देखिए, मोबाइल 1 सेकंड में कैसे बात कर सकते हैं, रेडियो, टीवी, सैटेलाइट, अभी ये कैसे होता है बिना विदाउट वायर वगैरह। तो एक व्यवस्था बनी हुई है एटमॉस्फेयर में, व्यवस्था बनी। ये जो सभी जो डिवाइसेस है, इनसे वेव्स निकलते हैं, मोबाइल हो, टीवी हो, बाकी सब कुछ, और इनके ये डिवाइस है, उनका जो ट्रांसमीटर होता है, वो ये जो वेव्स निकलते हैं, ये वेव्स हमारे एटमॉस्फेयर में
जो भी अलग अलग लेवल्स है उस अलग अलग लेवल में वो जाते हैं, जिसे हम FM AM अलग अलग चीजें बोलते हैं। और ये फिर वहां जाते हैं और फिर हमारा कम्युनिकेशन होता है। अभी आपका ये कम्युनिकेशन डिपेंड होता है कि आप कितने स्ट्रांग, वो ट्रांसमिशन टावर है कितने स्ट्रांग, वो वेव्स है। तो ये साइंस है कि नहीं? तो जैसे ये साइंस है तो दोस्तों हम ये जो बात कि अगर आप दिल से कोई काम करते हो सोचते हो तो ये होता है, ये भी साइंस है। हम सभी उस डिवाइस के जैसे ही एक ट्रांसमीटर है, कंटिन्यूसली। आई मीन दिस इज नेचुरल साइंस, नॉर्मल साइंस की कंटिन्यूसली हर व्यक्ति से वो वेव्स निकलती। इसलिए आपने कभी भी अनुभव भी किया होगा किसी कोई कोई लोगों के साथ बहुत जल्दी हमारी दोस्ती हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत साथ में रहने के बाद भी कभी कभी हम ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। वो वेव्स ही होते हैं, जो वेव्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं या नहीं मिलते। तो वैसे ही ये हमारा जो शरीर है ये ह्यूमन टावर है, एक ऐसा टावर है, एक ऐसी चीज है कि जिससे कंटिन्यूसली वो वेव्स निकलते हैं। अब ये वेव्स कितने वीक है कितने स्ट्रांग है, आपका नेटवर्क 1G है या 5G है या जो कुछ है, वो किसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी सोच क्या है। आप उसके बारे में अगर किस बारे में अगर सोच रहे हो, आप वो वेव्स तैयार कर रहे हो, तो कितने स्ट्रांगली वो सोच रहे हो, कितने स्ट्रांगली वो वेव्स आप तैयार कर रहे हो। और एक्चुअली वेव्स होते हैं, जैसे आपको मोबाइल के वेव्स दिखते नहीं लेकिन होते वैसे सेम ह्यूमन टावर्स के ही वेव्स है। और अगर आपके वो वेव स्ट्रांग है तो ये प्रकृति आपको वो सब दिलाने में वो आपकी मदद करती है। और दोस्तों बस ऐसा ही है हम अभी आपके सामने, अभी जिस तरीके से जो काम करके आज हम आपके सामने हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने ही मदद की हम। अभी तक हमने फंडिंग के लिए कभी किसी के साथ हमने काम नहीं किया। हमारे हमेशा एक सोच थी कि जैसे स्टार्टअप काम करते हैं, अपने MCL को बेच के या कंपनी को बेच के, इक्विटी बेच के जैसे पैसे लाती है, और हर स्टार्टअप ऐसे ही काम करता है। हमें नहीं करना था कभी ऐसा काम। हमें सिर्फ एक ही सोच थी हमारे कि हम इतनी मेहनत करें कि वो मेहनत करके हम अपने आप को वहां तक उस लेवल तक लेके जाए जब हमें फंडिंग के लिए खुद को बेचने की जरूरत ना पड़े, MCL को बेचने की जरूरत ना पड़े, MCL की कंपनी को बेचने की जरूरत ना पड़े, आगे बढ़े। बस यही हमारे विचार थे। अभी इस परिस्थिति में हमने ये काम, फंडिंग का काम ऐसा समझे कि दिसंबर में शुरुआत की। अब ये 2-2.5 महीने में हमने जो काम किया है वो इम्पॉसिबल है। जितने अभी फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग है, जिस फंडिंग में हमें सभी 194 एमकोल 10 MCNG प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग है। लेकिन जिस तरीके से हमने जितनी फंड अभी अरेंज की है वो एक्चुअली इम्पॉसिबल है करने की। ये लोग कई सालों तक कोशिश करते हैं, उसके बाद भी वो मुमकिन नहीं होता, उनको लिस्टेड होना पड़ता है, उसके बाद ये सब होता है। लेकिन ये हमने अभी किया है। और दोस्तों अभी इसके लिए, इसके बाद हम लोग इसके साथ सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जो भी प्रोजेक्ट हमने डिसाइड किए हैं, जितने भी एमकोल के प्रोजेक्ट है, जितने भी MCNG के प्रोजेक्ट है, सभी प्रोजेक्ट हम पूरे करेंगे। और बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं, ये तो पहली राउंड ऑफ फंडिंग है, अभी हमने शुरुआत की है। अभी इसके बाद हमारे तहसील में जितनी भी पोटेंशियल है, जितने भी एमकोल के और MCNG के प्रोजेक्ट हमें करने हैं, उन सबके लिए ये फंडिंग हम अरेंज करेंगे, आसानी से करेंगे। पहले टाइम उसको टाइम लगता है वो पेपर वर्क और बाकी सब कंप्लायंस के लिए, लेकिन एक बार आपने चालू कर दिया तो ये सिंपल होता है। दोस्तों इसमें ये सबसे अच्छी बात ये है ना कि हम जिस सेक्टर में है, वो सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे आजकल लगते हैं, सबसे ज्यादा। पिछले साल 142 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ इस रिन्यूएबल एनर्जी में, इस सेक्टर में खर्च हुए। मैं पूरे एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूं। अभी क्लाइमेट चेंज को लेके दुनिया जिसके ऊपर काम कर रही है, जिसमें निवेश कर रही है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अगर कोई सोलर में काम कर रहा है, कोई विंड में काम कर रहा है, हाइड्रोजन में काम कर रहा है, तो ये नहीं है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल वही है जो हमारे किसान कर रहे हैं, सस्टेनेबल वही है जो हम कर रहे हैं। और बायोफ्यूल में इतने बड़े स्केल में, इतने बड़े लेवल में करने वाली कोई दूसरी कंपनी नहीं है। तो इसीलिए आने वाले दिनों में ये सभी प्रोजेक्ट्स, सिर्फ एक प्रोजेक्ट तहसील में लगाना ये उद्देश्य नहीं है। जो पोटेंशियल है हमारा वो सब लाएंगे, क्योंकि दुनिया को भी जरूरत है इसकी और हमारा पोटेंशियल है उसका। और फिर हम दुनिया को, इस क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे देश में तो आज इतना पोटेंशियल है। वो देश जो दुनिया में जितना क्रूड ऑयल लगता है, हम 3.5 से 4.5% क्रूड ऑयल हमें लगता है वो हम उसको इंपोर्ट करते हैं।
दुनिया में जितना कोल इस्तेमाल होता है 10% कोल हमें लगता है। ऐसा देश अगर दुनिया के लिए 20 से 25% तक ईंधन बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा, तो दोस्तों ये एक अकेला सेक्टर, ये एक सिंगल रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम इतना बड़ा करेंगे, ये एक सिंगल थिंग हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। और हम जल्दी ही इसको बनाएंगे, इसका आपके सामने करेंगे, हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे और मिलकर हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय एनसीआर।